दक्षिणी क्षेत्र में स्थित पाइन मिस्ट सिटी पर शाम के अंधेरे ने अपनी चादर डाल दी थी, जबकि पश्चिम में अग्निमय सूर्य अपने अस्त होने का प्रदर्शन कर रहा था। 1000वीं बार वीर ने दरवाजे पर धक्का दिया और तालीम जनरल स्टोर में प्रवेश किया। तालीम जनरल स्टोर पाइन मिस्ट सिटी में एक साधारण मध्यम आकार का खुदरा स्टोर था, जो स्वयं निर्मित तालिस्मान से संबंधित उत्पाद बेचता था। सबसे ज्यादा बिकने वाले सामान थे प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के तालिस्मान। यही तालीम जनरल स्टोर के अस्तित्व का आधार थे। हालांकि उसका व्यवसाय बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उसे छोटी स्थिर आय का फायदा मिला और वो पाइन मिस्ट सिटी में मुश्किल से अपनी जगह बना पाया। तालिस्मान का कागज, तालिस्मान का ब्रश और स्याही, इन 3 सामग्रियों के बिना तालिस्मान बनाना नामुमकिन है। ये आसान लगता है, लेकिन असल में ये बेहद जटिल है। आज से आप सभी तालिस्मान के कागजों, तालिस्मान के ब्रश के इस्तेमाल और स्याही की संरचना में अंतर करना सीखेंगे। एक बार जब आप एक ठोस आधार तैयार कर लेंगे तो मैं आपको तालिस्मान बनाने की शिक्षा दूंगा। अब जाकर वीर को एहसास हुआ कि दुकान में एक बार फिर अपरिपक्व चेहरों वाले 7-8 तालिस्मान बनाने वाले प्रशिक्षुओं की भर्ती हो गई है। बॉस तालीम की सिकुड़ी हुई आवाज जनरल स्टोर में गूंज उठी। मैं तुम सबको 1 महीना दूंगा। अगर महीना पूरा होने के बाद भी तुम्हारा हुनर मुझे संतुष्ट नहीं करता तो घर जाकर मिट्टी में खेलो। तुम सबको याद रखना चाहिए कि अगर तुम एक योग्य तालिस्मान मास्टर बनना चाहते हो तो लगन से पढ़ाई और कड़ी ट्रेनिंग ही वहां तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है, क्योंकि कोई भी आसानी से सफल नहीं हो सकता। नवनियुक्त तालिस्मान शिल्प प्रशिक्षुओं की निगाहें उत्साह और उत्सुकता से भरी थीं। वे तालिस्मान शिल्प सीखने के लिए उत्सुक थे। वीर, आप यहां हैं। तालीम ने अपने कंधे पर वीर को देखा और चेहरे पर मुस्कान के साथ उसका अभिवादन किया। चाचा तालीम, ये आज के लिए 30 फ्लेम क्लाउड तालिस्मान हैं। वीर ने नीले तालिस्मानों का एक ढेर निकाला और उन्हें आगे बढ़ा दिया। तालीम ने हाथ हिलाकर मना कर दिया, कोई जल्दी नहीं है। तुम यहां हो तो इन छोटे बच्चों को पढ़ाने में मेरी मदद करो। ये मजदूरी अलग से गिनी जाएगी। क्या मैं तुम्हें हर घंटे 3 स्पिरिट स्टोन दूं? वीर ने कुछ देर सोचने के बाद सिर हिलाया। ठीक है। 30 फ्लेम क्लाउड तालिस्मानों को 10 स्पिरिट पत्थरों के बदले बेचा जा सकता था, लेकिन उन्हें बनाने में 5 घंटे का समय लगता था, और इस प्रकार यदि इस तरीके से गणना की जाए तो प्रति घंटे 3 स्पिरिट पत्थर वास्तव में उदार थे। तालीम ने नए भर्ती हुए तालिस्मान बनाने वाले प्रशिक्षुओं की ओर मुड़ने से पहले मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में गंभीर भाव से कहा, तालिस्मान बनाने का ताव व्यापक और गहन है, और आपको इसकी मूल बातें बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के लिए आपके वरिष्ठ वीर आपको दिखाएंगे कि एक प्रथम श्रेणी का फ्लेम क्लाउड तालिस्मान कैसे बनाया जाता है। मैं किसी और चीज के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन अगर मुझे तालिस्मान बनाने की नींव की मजबूती के बारे में बात करनी हो तो पूरे शहर में वीर से ज्यादा असाधारण कोई नहीं है। इस मामले में मुझे भी अपनी हीनता पर शर्म आती है। आप सभी को ध्यान से देखना चाहिए और अच्छी तरह से सीखना चाहिए, और इस अवसर को हाथ से न जाने देना चाहिए। वाह! 7-8 निगाहें एक साथ वीर पर पड़ीं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो एक जवान है जिसका चेहरा पीला सा है और उम्र में उनसे ज्यादा बड़ा नहीं है, तो उनकी आंखों में शक पैदा हो गया। क्या ये आदमी वाकई उतना ही खतरनाक है जितना अंकल तालीम कहते हैं? वीर बेफिक्र रहा, मानो अपने आसपास के माहौल में हो रहे सूक्ष्म बदलावों को देख ही न पाया हो। वो आगे बढ़ता हुआ तालिस्मान बनाने वाली मेज के सामने पहुंचा। यहां उसने किनारे से हल्के नीले रंग का तालिस्मान का कागज उठाया और उसे मेज पर सीधा रख दिया। फिर अपना ब्रश उठाकर उसे धीरे से स्याही में डुबोया। उसने ब्रश को हाथ में लेकर ऐसे सहज और कुशलता से हिलाया, मानो वो बिना सोचे समझे अपना हाथ हिला रहा हो। जब युवकों ने ये दृश्य देखा तो उन्होंने जल्दी से वीर को घेर लिया। तालिस्मान का ब्रश हाथ में लिए वीर का स्वभाव बदलता हुआ प्रतीत हुआ, जैसे उसकी नजरें एकाग्र और शांत हो गईं। उसकी कलाई सांप की तरह लहरा रही थी। ब्रश की नोक फुर्तीले और सुंदर अंदाज में हिल रही थी और हिलते हुए सरसराहट हो रही थी। तालिस्मान के कागज पर बारीक और सुंदर काली लाल रेखाएं सहज और सहजता से रेंग रही थीं, मानो धुएं के गुबार स्वाभाविक रूप से उमड़ रहे हों। नए भर्ती हुए तालिस्मान बनाने वाले प्रशिक्षुओं ने पलकें नहीं झपकाईं। वे वीर की कलाई, तालिस्मान के ब्रश और हल्के नीले तालिस्मान के कागज पर धीरे धीरे आकार लेते तालिस्मान के निशानों को विस्फारित दृष्टि से देखते रहे। देखते देखते उनके दिलों में धीरे धीरे एक आश्चर्य की भावना पैदा हुई। तालिस्मानों को 9 श्रेणियों में बांटा गया था। प्रथम श्रेणी का फ्लेम क्लाउड तालिस्मान सबसे बुनियादी तालिस्मानों में से एक था और इसलिए स्वाभाविक रूप से सबसे निचले स्तर के तालिस्मानों में से एक भी था। शुरुआत में युवाओं ने वीर को, जो उनसे ज्यादा उम्र में बड़े नहीं लगते थे, गंभीरता से नहीं लिया। वीर की हरकतें सीमित और दोहरावदार थीं,
लेकिन उनमें एक सुंदर और जीवंत सौंदर्य बोध के साथ सटीक नियंत्रण भी था। हालांकि उसकी हरकतें भव्य नहीं थीं, फिर भी जब युवाओं ने वीर को अपनी आंखों से तालिस्मान बनाते देखा तो उनके दिल तुरंत उसके वशीभूत हो गए। वीर के चेहरे पर एकाग्र भाव था और वो अपने आसपास हो रही गतिविधियों से पूरी तरह बेखबर था। आसपास के लोगों की नजरों में आ रहे बदलावों पर भी ध्यान नहीं दे रहा था। एक बार जब वो तालिस्मान बनाना शुरू करता तो वीर खुद को एक गहन और शांत अवस्था में डुबो लेता और उसकी आंखों में सिर्फ तालिस्मान के बारीक और जटिल निशान ही रह जाते। तालीम ने जब उन युवाओं के हैरान चेहरे देखे तो वो खिलखिलाकर हंसे बिना नहीं रह सका। इन नए लोगों की तो बात ही छोड़िए, वो खुद भी जब भी अपनी आंखों से ये सब देखता तो अपने दिल में एक अजीब सी अनुभूति महसूस करता। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने कहा था। वीर ने बुनियादी तालिस्मानों में महारत हासिल करने के मामले में वाकई असाधारण स्तर हासिल कर लिया था। वीर ने ब्रश की नोक को नियंत्रित करके बिंदु बनाने, झटका देने, हुक करने, स्ट्रोक लगाने और घुमाने के लिए तेज और सटीक बल का इस्तेमाल किया। वीर के तालिस्मान ब्रश की गति के साथ पतले हल्के नीले रंग के पाइन ग्रेन तालिस्मान पेपर पर धीरे धीरे एक नाजुक और जटिल पैटर्न बनता गया। एक अगरबत्ती को जलने में लगने वाला समय बीत गया। वाह! तालिस्मान का कागज अचानक चमक उठा। ऐसा लग रहा था जैसे सामान्य स्थिति में आने से पहले वो सांस छोड़ता और लेता है। जैसे ही उसने तालिस्मान नीचे रखा, वीर का पूरा शरीर दर्द और असहज महसूस करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो टूटने वाला है और उसका थका हुआ और सुंदर चेहरा इतना पीला पड़ गया था कि वो लगभग पारदर्शी लग रहा था। जनरल स्टोर में आने से पहले वीर ने 30 प्रथम श्रेणी के ज्वाला बादल तालिस्मान तैयार कर लिए थे और इस प्रकार न केवल उसका सच्चा सार समाप्त होने के कगार पर था, बल्कि उसकी मानसिक ऊर्जा भी बहुत अधिक खर्च हो चुकी थी। इसलिए इस तालिस्मान को पूरा करने से उसका सच्चा सार पूरी तरह से समाप्त हो गया और उसकी मानसिक ऊर्जा क्षीण हो गई। हालांकि नए भर्ती हुए तालिस्मान बनाने वाले प्रशिक्षुओं ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही उन्होंने वीर को इतनी सहजता से तालिस्मान बनाते देखा, वे तुरंत शोर मचाने लगे। कितना जबरदस्त! जिस तेजी, फुर्ती और सटीकता से उसने ब्रश चलाया, वो वाकई हैरान कर देने वाला है। वाह! सीनियर वीर ने एक ही बार में सफलतापूर्वक एक तालिस्मान तैयार कर दिया। ऐसी सफलता दर को केवल उत्तम ही कहा जा सकता है। मुझे भविष्य में सीनियर वीर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। मुझे उस ब्रश तकनीक में निपुण होना ही होगा। हालांकि ठीक इसी समय दुकान में अचानक एक व्यंग्यात्मक आवाज गूंजी। पहली श्रेणी का साधारण तालिस्मान बनाने में क्या खासियत है? अगर तुम्हें 5 साल दिए जाएं तो तुम भी बेजान वीर की तरह साधारण तालिस्मान बनाने में महारत हासिल कर लोगे। तुम बेजान वीर से क्यों नहीं पूछते कि वो दूसरी श्रेणी के तालिस्मान कब बना पाएगा? अपने हुनर के दम पर वो तुम जैसे नौसिखियों को बस दंग कर सकता है। ये कहने वाला एक तुच्छ युवक था जो जनरल स्टोर के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उसका चेहरा लंबा और पतला था, बड़ी बड़ी आंखें तिरस्कार से भरी थीं और उसकी बाहें छाती पर रखी हुई थीं। पता ही नहीं चला कि वो कब पहुंचा। उसका नाम सुला था। युवक की बात सुनकर प्रशंसा की ध्वनियां तुरंत गायब हो गईं तथा युवकों की श्रद्धा से भरी हुई दृष्टि में अब संदेह की झलक दिखाई देने लगी। उसे पहली कक्षा के बुनियादी तालिस्मानों में महारत हासिल करने में 5 साल लग गए? क्या घटिया प्राकृतिक प्रतिभा है! बेजान वीर, हाँ, कितना जीवंत उपनाम है। रुको, तो ये वही है। नए तालिस्मान बनाने वाले प्रशिक्षु अंततः यह याद करने में सक्षम हो गए कि वीर कौन था और उनकी निगाहों से एक साथ एक अजीब सा भाव निकला। बेजान वीर नाम पाइन मिस्ट सिटी के हर घर में जाना जाता था और वीर नंबर 1 जिंक्स शीर्षक के योग्य मालिक थे। जन्म: उनके जन्म के दिन इंदिरा कबीला, जिसे मूल रूप से एक श्रेष्ठ वंश माना जाता था, एक ही रात में उनके शत्रुओं द्वारा नष्ट कर दिया गया। वीर के दादा, पिता और माता ही जीवित बचे थे। 1 साल। जब वो 1 साल के थे तब उनके दादा एक गंभीर बीमारी के कारण बिस्तर पर पड़ गए, जिसके कारण अंततः उनकी पूरी खेती छूट गई और वे अपंग हो गए। इस कारण उनके परिवार को पाइन मिस्ट सिटी के सामान्य क्षेत्र में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। 2 साल। जब वो 2 साल का था, उसके छोटे भाई तुषार का जन्म हुआ, लेकिन उसकी मां माड़िका लापता हो गई। अफवाह थी कि वो पतित इंदिरा कबीले से घृणा करती थी और इस दरिद्र जीवन को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए वो एक धनी परिवार के एक युवा और सुंदर बेटे के साथ भाग गई। 3 साल। जब वो 3 वर्ष के थे तब उनके पिता मोहक अपने परिवार को छोड़कर चले गए और तब से वापस नहीं लौटे। 4 साल। जब वो 4 साल का था तो दक्षिणी क्षेत्र के वंशाली कबीले ने, जिसने उसके जन्म से पहले ही उसके साथ सगाई का अनुबंध कर लिया था, 10 से ज्यादा गोल्डन हॉल दायरे के स्वामी पाइन मिस्ट सिटी भेजे। पहुंचते ही वे आकाश में खड़े हो गए और पाइन मिस्ट सिटी में सबके सामने शादी के अनुबंध को तार तार कर दिया और फिर शान से उड़ गए।
वीर पर लगातार 5 साल तक एक के बाद एक विपत्तियां आती रहीं। हर विपत्ति पिछली से ज्यादा उत्तेजक थी। पाइन मिस्ट सिटी बिल्कुल भी बड़ी नहीं थी, इसलिए जल्द ही वीर का नाम मानो पंख फैलाकर पूरे शहर में फैल गया और सभी को पता चल गया। वीर बचपन से ही संकोची स्वभाव का था और उसका चेहरा ठंडा और उदासीन था। उसे पहले किसी ने मुस्कुराते नहीं देखा था। कुछ लोगों द्वारा फैलाए गए प्रचार के साथ बेजान वीर उपनाम पाइन मिस्ट सिटी में गूंजने लगा। चाचा तालीम, मैं कल फिर आऊंगा। वीर अपने आसपास के अजीब माहौल को महसूस कर सकता था। यानी पिछले कुछ सालों में वो ऐसी ही निगाहों के बीच पला बढ़ा था और अब उसे इनकी आदत हो गई थी। उसने अंकल तालीम की तरफ सिर हिलाया और फिर शांत भाव से मुड़कर चला गया। हम्फ। वीर के जाने के कुछ देर बाद तालीम ने प्रवेश द्वार पर खड़े युवक को घूरकर डांटा, सुला, मेरे साथ आओ। युवक चौंक गया। चाचा, मैं। इससे पहले कि वो अपनी बात समझा पाता, सुला नाम के युवक ने देखा कि उसके चाचा बहुत पहले ही पिछले कमरे में घुस आए थे। वो जल्दी से उनके पीछे दौड़ा और नाराजगी से बुदबुदाया, समझ से परे। मैंने तो बस बेजान वीर के बारे में कुछ तथ्य बताए थे, वो इतना गंभीर क्यों हो रहा है? उन दोनों के जाने के तुरंत बाद नए भर्ती किए गए तालिस्मान बनाने वाले प्रशिक्षुओं का समूह जो कुछ उन्होंने देखा था उस पर चर्चा करने से खुद को नहीं रोक सका। हे, तो वो बेजान वीर था। अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं आता ही नहीं। मुझे लगता है कि अगर मैं उससे तालिस्मान बनाना सीखूं तो कहीं मैं बदकिस्मत न हो जाऊं। आह, धिक्कार है। मैं गलती से बेजान वीर से टकरा गया था जब वो तालिस्मान बना रहा था। ये काम नहीं करेगा। मुझे जल्दी से घर जाना है और नहाना है। हा, देखो तुम सब कितने डरे हुए हो। मेरे पिता ने कहा था कि बेजान वीर सिर्फ इंद्रा कबीले पर मुसीबत लाता है, हम पर उसका कोई असर नहीं होता। इलिप्सिस। रात का आकाश स्याही की तरह काला और तारों से भरा हुआ था। ठंडी हवा के झोंके के बीच वीर ने चुपचाप अपनी मुट्ठी ढीली कर दी, जो इस हद तक बंधी हुई थी कि उसके जोड़ पीले पड़ गए थे। फिर उसने अपने शरीर पर पतले कपड़ों को कस लिया और तेजी से अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वो अपने घर पहुंचने ही वाला था तो उसने दरवाजे के सामने एक दुबली पतली आकृति देखी। तारों की रोशनी की बदौलत वो धीरे धीरे पहचान पाया कि वो आकृति उसका छोटा भाई तुषार था। बड़े भाई, आप घर आ गए। तुषार, जो केवल 12 वर्ष का था, खड़ा हुआ और खुशी से चिल्लाया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। वीर आगे बढ़े और कठोर स्वर में बोले, अपना सिर उठाओ। तुषार किसी बच्चे की तरह था जिसने कोई गलती की हो, लेकिन वो घबराहट में सिर उठाने से जिद कर रहा था। दादाजी तुम्हारा खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, चलो अंदर चलते हैं। उसके बोलने के बाद तुषार मुड़ा और घर में प्रवेश करना चाहता था, लेकिन वीर ने उसे पीछे से पकड़ लिया। क्या फिर से झगड़ा हो गया? वीर ने तुषार की ठुड्डी ऊपर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। अपने छोटे भाई के छोटे से चेहरे पर लाल और सूजे हुए चोट के निशान देखकर उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। तुषार ने जबरदस्ती वीर से छूटने की कोशिश की और अपना सिर ऊपर उठाया। फिर उसने जोर से कहा। उसकी नजर में पहले जैसी ही जिद थी। उन्होंने मुझे कमीना कहा, उन्होंने बिग ब्रदर को मनहूस कहा और हमारे परिवार को कोसा, कहा कि हम सब देर सवेर मर जाएंगे। बेशक मुझे उन्हें हराना ही था। वीर चौंका, फिर उसने अपने जिद्दी छोटे भाई को देखा, उसके अपरिपक्व और छोटे चेहरे पर क्रोध और अनिच्छा की भावना को देखा और उसके दिल में अचानक एक अवर्णनीय दर्द उठ खड़ा हुआ। भाई का बलिदान। भाई वीर को देखा और डर के मारे अपनी सांस रोक ली। उसका बड़ा भाई उसके खाने पीने और रहने का ध्यान रखता था और उसे पाइन मिस्ट सिटी के सबसे अच्छे मार्शल स्कूल में साधना के लिए भेजता था। यहां तक कि वीर ने बड़ी मुश्किल से जो स्पिरिट स्टोन हासिल किए थे वे भी उसी पर खर्च हो गए, जबकि वीर हमेशा से अपने ऊपर जरा सा भी स्पिरिट स्टोन खर्च करने को तैयार नहीं था। तुषार जानता था कि हालांकि उसका बड़ा भाई रूखा लगता था, लेकिन असल में उसका दिल बहुत अच्छा था और वो अपने और अपने दादा के बारे में छोटी छोटी बातों में भी ध्यान रखता था। लेकिन सब उसका मजाक क्यों उड़ाते हैं? बेजान वीर, जिंक्स, ओडिए। जब भी वो इन दुर्भावनापूर्ण उपनामों को याद करता, तुषार का दिल क्रोध से भर जाता और वो उन लोगों के जबड़े तोड़ने के अलावा और कुछ नहीं चाहता जो उसके बड़े भाई का मजाक उड़ाते थे। जब तक वे बिग ब्रदर का अपमान करते रहेंगे, मैं उन्हें तब तक पीटता रहूंगा। तुषार ने अपनी छोटी मुट्ठियां कसकर भींच ली और मन ही मन ये निर्णय लिया, चलो घर चलकर खाना खाते हैं। वीर अपनी खामोशी से उठा और गहरी सांस लेकर तुषार का कंधा थपथपाया। फिर उसने पुराना और घिसा पिटा दरवाजा धकेला और घर के अंदर चला गया। बड़े भाई,
आप मुझे डांटेंगे नहीं? तुषार एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया, फिर खुशी से मुस्कुराया और चिल्लाया, ठीक है बड़े भाई, मैं भूख से मरने वाला था। रात का खाना और दादाजी की बात। एक देवदार के तेल का दीपक प्रकाश की मंद किरणों के साथ टिमटिमा रहा था, जो संकीर्ण, तंग और घिसे पिटे लकड़ी के घर को रोशन कर रहा था। खाने की मेज पर एक बूढ़ा आदमी चुपचाप बैठा था, जिसके बाल बिखरे हुए थे और उम्रदराज थे। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, हड्डियां टहनियों जैसी पतली थी और उसकी दो धुंधली आंखें थीं जिनसे एक क्षयकारी आभा निकल रही थी। वो बूढ़ा व्यक्ति महेंद्र थे, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी पाइन मिस्ट सिटी में हवा और बादलों पर राज करता था। दुर्भाग्य से इंदिरा कबीले के विनाश के बाद उनकी पुरानी बीमारी फिर से उभर आई, जिससे उनकी साधना पूरी तरह से अपंग हो गई और वह एक साधारण बूढ़े व्यक्ति में बदल गए। दादाजी, वीर चुपचाप मेज पर बैठ गया। मेज पर अचार वाली पत्ता गोभी का कटोरा और चावल के 3 कटोरे देखकर वो मन ही मन आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। मैं अभी भी बहुत बेवकूफ हूं। अगर मैं रोज कुछ और स्पिरिट स्टोन कमा सकूं तो दादाजी और छोटे भाई को और तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। खा लो। महेंद्र की आवाज गहरी और भारी थी। खाने के बाद मुझे कुछ कहना है। वीर ने सिर हिलाया और फिर चौंक कर कहा, ठीक है। समूह का खाना खाने का तरीका बेहद मजेदार था। वीर और उसके दादाजी सिर्फ चावल खाते थे। उन्होंने अचार वाली गोभी का छोटा कटोरा तुषार को दे दिया। छोटा सा लड़का जानता था कि मना करने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए वो खाने में डूब गया और मन ही मन अपनी बहुत पहले की गई प्रतिज्ञा दोहराता रहा। दादाजी, बड़े भाई, एक बार मेरी साधना मजबूत हो जाए तो मैं आप दोनों के लिए दुनिया के सारे बेहतरीन व्यंजन जरूर लाऊंगा और हम अब ये शापित अचार वाली गोभी नहीं खाएंगे। खाने के बाद तुषार ने आज्ञाकारी होकर बर्तन साफ किए, फिर एक लकड़ी की तलवार उठाई और घर से बाहर निकल गया। वो तलवार से अभ्यास करना चाहता था। वो अपने पास मौजूद हर पल का सदुपयोग करना चाहता था और खुद को और मजबूत बनाना चाहता था। आपने अपनी बैंगनी आकाश कला को किस स्तर तक विकसित किया है? महेंद्र के वृद्ध चेहरे पर संतुष्टि के भाव प्रकट हुए जब उन्होंने खिड़की के बाहर से तलवार चलाने की आवाज सुनी। बैंगनी आकाश कलाएं इंदिरा कबीले की शोधन साधना तकनीक थी, जो उनके पूर्वजों से विरासत में मिली थी। इसके कुल 18 स्तर थे, जिनमें 9वें स्तर के प्रसवोत्तर क्षेत्र से लेकर 9वें स्तर के जन्मजात क्षेत्र तक की साधना तकनीक का विस्तृत विवरण दर्ज था। अभी भी 13वें स्तर पर अपने दादा से बात करते समय भी वीर का चेहरा हमेशा की तरह बर्फ सा ठंडा था और उसकी वो बेहोशी और कठोर आभा ऐसी लग रही थी मानो कभी नहीं बदलेगी। ओह! महेंद्र ने सिर हिलाया और कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन उनके दिल में जटिल भावनाओं का एक निशान बह निकला। वो अपने इस पोते से प्यार भी करते थे और नफरत भी, क्योंकि जब से वीर पैदा हुआ था पूरा इंदिरा कबीला लगातार दुखद खबरों से घिरा हुआ था। वंश का नाश हो गया, वीर की मां माड़िका अपने परिवार को छोड़कर चली गई, वीर के पिता मोहक नफरत से भरकर चले गए। सबसे घिनौनी बात यह थी कि ड्रैगन लेक सिटी के वंशाली कबीले ने पाइन मिस्ट सिटी में सबके सामने पहले से तय हुए विवाह अनुबंध को तोड़ दिया, जिससे महेंद्र की बदनामी हुई। अगर उन्हें इस बात की चिंता न होती कि उनके 2 छोटे पोते पोतियों को पालने वाला कोई नहीं होगा, तो वो आत्महत्या करके अपनी जान देने के अलावा और कुछ नहीं चाहते। कभी कभी वो सोचते थे कि क्या उनका पोता सचमुच वैसा ही है जैसा कि अफवाहों में बताया गया था, एक ऐसा अपशकुन जिसके सिर पर दुर्भाग्य मंडरा रहा हो। हालांकि वो जल्दी ही इस विचार से छुटकारा पा लेते थे, क्योंकि वो और उनके 2 पोते ही पूरे इंदिरा कबीले के एकमात्र अवशेष थे। उनके क्षीण होते शरीर के साथ वे मुश्किल से घर चलाने के लिए केवल वीर के तालिस्मानों पर ही निर्भर रह सकते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि वीर की उपस्थिति के कारण ही उनका परिवार इतने वर्षों तक भिखारियों के साथ जुड़ने की हद तक नहीं गिरा। वीर के अथक प्रयासों से उनके छोटे पोते तुषार स्काईस्टार डोजो में प्रवेश करने और साधना करने में भी सक्षम हुए, जो पाइन मिस्ट सिटी में प्रसिद्ध था। महेंद्र के दिल से एक गर्मजोशी की धारा फूट पड़ी जब उन्होंने इस बिंदु तक सोचा, चाहे वो कितना भी बदकिस्मत क्यों न हो, छोटा वीर अब भी उनका पोता और इंदिरा कबीले का खून था। मैंने इतने सालों में तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, महेंद्र ने आह भरी। मैंने तुषार को हमारे पास जो सबसे अच्छा है वो खाने पीने और पहनने दिया और उसे मार्शल आर्ट सीखने के लिए डोजो में भी जाने दिया, लेकिन मैंने तुम्हें रोजी रोटी कमाने के लिए कड़ी मेहनत करवाई, जबकि तुम्हें जरा भी फायदा नहीं हुआ। दादाजी ने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। वीर का शरीर अकड़ गया, क्योंकि उसके दिल में बरसों से दबी हुई शिकायतें उसके अंदर उमड़ पड़ीं। उसने जल्दी से गहरी सांस ली, अपनी शिकायतों को जोर से दबाते हुए। फिर उसने सिर हिलाया और कहा, आप बूढ़े हैं और आपकी तबीयत खराब है, जबकि छोटा तुषार जवान और अज्ञानी है, इसलिए ये काम स्वाभाविक रूप से मुझे ही करने चाहिए।
महेंद्र ने हंसते हुए हाथ हिलाया और कहा, चलो इस सब के बारे में बात नहीं करते। वीर ने सिर हिलाया और फिर चुप हो गया। उसका स्वभाव नीरस और मिलनसार नहीं था और न ही वो वाणी से अच्छा था। इतने सालों तक अपने आसपास के लोगों के उपहास और उपहास का शिकार होने के साथ साथ वो संकोची भी हो गया था और एक शब्द भी बोलने के बजाय चुपचाप रहना पसंद करता था। काफी देर सोचने के बाद महेंद्र अचानक बोले, ड्रैगन लेक सिटी का 1000 तलवारों वाला संप्रदाय आधे महीने में जनता के लिए अपने दरवाजे खोल देगा और शिष्यों की भर्ती करेगा। मैं छोटे तुषार को वहां अपनी किस्मत आजमाने ले जाने की योजना बना रहा हूं। वीर ने चौंक कर कहा, यह भी अच्छा है। पाइन मिस्ट सिटी छोड़ना छोटे तुषार के विकास के लिए ज्यादा फायदेमंद है। महेंद्र खुद को ये पूछने से नहीं रोक सके, आप दादाजी को पसंद दिखाने के लिए उनसे नफरत नहीं करते, है ना? वीर ने सिर हिलाया, मैं हर बात में दादाजी की बात मानूंगा। महेंद्र ने अपने पोते के चेहरे को गौर से देखा, मानो उसमें कुछ देखना चाहते हों। उन्हें निराशा इस बात से हुई कि शुरू से आखिर तक वीर के चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया, मानो वो कोई सख्त लट्ठा हो। लोगों के बीच में वो सुस्त रहता है और जब दूसरे बोलते हैं तो चुप भी हो जाता है। मुझे आश्चर्य है कि उसका इतना दृढ़ और जिद्दी स्वभाव अच्छा है या बुरा, अफसोस। महेंद्र ने मन ही मन आह भरी, फिर घर लौट गए। भाई का तोहफा। अगले दिन सुबह सुबह जब वीर अभी अभी उठा था, दिन अभी अभी निकला था, उसने ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया और कमरे से बाहर निकला ही था कि उसने तुषार को तलवार चलाने का अभ्यास करते देखा। स्वूश स्वूश स्वूश। लकड़ी की तलवार बेखौफ होकर इधर उधर घूम रही थी और बार बार हवा के फटने की आवाजें निकाल रही थीं। तुषार ने तलवार को अपने दाहिने हाथ से पकड़ रखा था और उसका दुबला पतला कमजोर शरीर फुर्ती से उछल रहा था, जैसे वो तलवार को काटता, चीरता, झटकता, वार करता और घुमाता हो और अपनी तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा हो। उसका छोटा सा चेहरा पसीने से भरा हुआ था, लेकिन उसकी अपरिपक्व भौहों के बीच दृढ़ता का भाव था और उसके हाथ में लकड़ी की तलवार थोड़ी सी भी नहीं कांप रही थी, क्योंकि वो स्थिरता और कुशलता से आगे बढ़ रही थी। वीर अपने छोटे भाई को परेशान किए बिना एक पल के लिए चुपचाप देखता रहा। जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार करने के बाद हमेशा की तरह तालिस्मान बनाने के बजाय वो तेजी से तालीम जनरल स्टोर की ओर दौड़ पड़ा। आह, बेजान वीर फिर से यहां है। अफसोस, मैंने पहले तो सोचा था कि अगर मैं सुबह काम पर आऊंगी तो उससे नहीं टकराऊंगी, लेकिन कौन जानता था कि मैं फिर भी उससे टकरा जाऊंगी। सचमुच बदकिस्मती। तालीम जनरल स्टोर में जब नए भर्ती किए गए तालिस्मान बनाने वाले प्रशिक्षुओं ने वीर को अंदर आते देखा तो वे एक के बाद एक दूर चले गए। उनके चेहरे दुर्भाग्य से संक्रमित होने के डर से भरे हुए थे। चाचा तालीम, क्या मुझे आपसे सो स्पिरिट स्टोन उधार लेने की इजाजत है? वीर भला इन लोगों की बातों पर ध्यान कैसे दे सकता था जो उस पर ताने कस रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो सीधे काउंटर के सामने पहुंचा और तालीम से अपनी गुजारिश की। तालीम ने सवालिया लहजे में कहा, वीर क्या हुआ, मुझे बताओ, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। वीर 5 साल से भी ज्यादा समय से उनके जनरल स्टोर के लिए तालिस्मान बनाने में मदद करता रहा है और उसने उनसे कभी पैसे उधार नहीं लिए थे, लेकिन आज वीर अचानक उनसे स्पिरिट स्टोन उधार लेना चाहता था। वो स्वाभाविक रूप से हैरान थे और उन्होंने सोचा कि अगर ये उनके बस की बात हो तो वो उस बच्चे की मदद जरूर करेंगे। वीर ने तालीम के शब्दों में देखभाल की भावना को महसूस किया और उसका दिल गर्म हो गया जब उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है, मैं केवल कुछ खरीदना चाहता हूं। तालीम को अचानक समझ आ गया। फिर उन्होंने निर्णायक रूप से एक स्पिरिट जेड निकाला और कहा, लो, क्या ये काफी है? अगर नहीं है तो मैं तुम्हें थोड़ा और उधार दे सकता हूं। बस, बहुत हो गया। शुक्रिया अंकल तालीम, मैं आपको जल्दी ही पैसे चुका दूंगा। एक स्पिरिट जेड लगभग 100 स्पिरिट स्टोन के बराबर था और विनिमय दर ज्यादा ही थी, कम नहीं। वीर को स्पिरिट जेड मिलते ही वो मुड़ा और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ चला गया। अजीब बात है, ये बच्चा अपने परिवार की रोजी रोटी चलाने के लिए हमेशा बेहद किफायती रहता है, इसलिए इसने कभी भी बेतहाशा पैसा खर्च नहीं किया। आज क्या हो रहा है? तालीम ने वीर की आकृति को देखा जो दुकान के बाहर गायब हो गई थी और बेहद हैरान थे। 100 रिफाइनमेंट हॉल पाइन मिस्ट सिटी के केंद्र में एक व्यस्त इलाके में स्थित था। यहां विशेष रूप से साधकों को बड़े पैमाने पर आवश्यक हथियार और उपकरण बेचे जाते थे और ये शहर में काफी प्रसिद्ध था। वीर के आने के बाद स्पिरिट जेड खर्च होने में 15 मिनट भी नहीं लगे थे, लेकिन उसे बिल्कुल भी पीड़ा महसूस नहीं हुई। इसके बजाय उसके दिल में संतुष्टि की भावना पैदा हुई। जब वो घर लौटा तो दोपहर होने को थी। महेंद्र अपना सामान समेट रहे थे
जबकि तुषार दरवाजे के सामने अपने चेहरे पर हाथ रखे कुछ सोच रहा था। भाई, तुम वापस आ गए। तुषार फुसफुसाहट के साथ खड़ा हो गया और उसका छोटा सा चेहरा खुशी से भर गया। वीर ने तुषार का सिर सहलाते हुए पूछा, जल्द ही जा रहे हो? तुषार ने सिर हिलाया और उसके चेहरे पर उदासी छा गई। वो अपने बड़े भाई से अलग होने को तैयार नहीं था, और जब उसने सोचा कि ड्रैगन लेक सिटी जाने के बाद वो अपने बड़े भाई से बार बार नहीं मिल पाएगा तो उसे बहुत दुख हुआ। वीर ने एक आयताकार जेड का डिब्बा निकाला और आगे बढ़ाया। मैंने ये तुम्हारे लिए खरीदा है, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। मेरे लिए? तुषार हक्का बक्का रह गया। उसने उस खूबसूरत जेड केस को देखा और एक पल के लिए तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। बचपन से ही जब भी वो दूसरे परिवारों के बच्चों को तरह तरह के तोहफे दिखाते देखता तो उसे बहुत ईर्ष्या होती, लेकिन वो कोई भी तोहफा पाने की कोई बड़ी उम्मीद नहीं रखता था, क्योंकि वो जानता था कि उसके परिवार का जीवन उसके बड़े भाई की मेहनत पर निर्भर है और ऐसी परिस्थितियों में वो किसी भी तोहफे की लालसा नहीं कर सकता था। अब उसके जाने से ठीक पहले उसके बड़े भाई ने बिना कुछ कहे उसके लिए एक तोहफा खरीदा। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे ये बात छू न जाए? भाई, तुषार की आवाज थोड़ी रुंधी हुई थी और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। उसने खुद को रोने से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें पहले ही लाल हो चुकी थीं। वीर ने अपने छोटे भाई का कंधा थपथपाया। दादाजी का अच्छे से ख्याल रखना और अपना भी अच्छे से ख्याल रखना। तुषार ने जोर से सिर हिलाया। मैं दादाजी से मिलने जाऊंगा और बाद में तुम दोनों को शहर से बाहर ले जाऊंगा। वीर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई जब वो मुड़ा और घर में चला गया। तुषार ने गहरी सांस लेते हुए धीरे से जेड का डिब्बा खोला। डिब्बे के अंदर एक लंबी तलवार चुपचाप पड़ी थी, जिससे एक तीखी ठंडी चमक निकल रही थी। ओम! लंबी तलवार को उठाकर उसमें अपना सच्चा सार डालने के बाद लंबी तलवार ने अचानक एक स्पष्ट और मधुर चीख निकाली और एक घनी तेज क्यूई का निशान बाहर निकल आया। भाई, चिंता मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तुषार ने अपने हाथ में तलवार को दृढ़ दृष्टि से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो रातों रात बड़ा हो गया हो और अब वो पहले वाला नासमझ बच्चा नहीं रहा। शहर के द्वार के बाहर दोपहर के समय जब सूर्य आसमान में ऊंचा उठ रहा था, एक गाड़ी दादा और पोते को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वीर शहर की दीवार पर खड़ा था। उसकी नजर दूर किसी चीज पर टिकी थी। उसका दिल लहरों की तरह उछल कूद कर रहा था।